अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इंजाइम का चैप्टर हमने शुरू किया है, उसका इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं और मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन वाला लेक्चर भी हम देख चुके हैं। अभी हम इसको देखते हैं जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसकी डेफिनेशन है मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो कम से कम मिकदार रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड है, जिसकी ज़रूरत है, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसको एक मिसाल से समझिए। आपके घर में जो गैस वाला चूल्हा है, अगर आप उसका बटन ऑन कर दें, गैस निकलना शुरू हो जाए, लेकिन गैस को आग नहीं लगेगी, यानी जलने का रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। अब आग लगाने के लिए ज़रूरी है आप उस गैस को कोई शोला फराहम करें। हम क्या करते हैं, माचिस की तीली जलाकर उसको आग का शोला फराहम करते हैं तो जलने का अमल शुरू होता है। तो आप कह सकते हैं कि वो जो आपने माचिस की तीली जलाई है, वो जो तीली जलाकर आग का शोला दिया है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी आप देंगे तो वो जलने का रिएक्शन, आग के जलने का रिएक्शन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो इंजाइम है, इंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए, तो इंजाइम क्या करते हैं, उस एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कर देते हैं। अब इंजाइम ऐसा ये किस तरह से करते हैं? इंजाइम दरअसल केमिकल रिएक्शन में मौजूद जो रिएक्टेंट हैं, जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं, उनको ऐसी कंडीशंस फराहम करते हैं कि वो एनर्जी जज़ब करके ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएं। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ये अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल कंडीशन है, जिसके फ़ौरन बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप ग्राफ से समझें, ये एक तरफ एनर्जी ज़ाहिर की है और एक तरफ केमिकल रिएक्शन, यानी इस तरफ रिएक्शन होना है। अब ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये जो दरमियान में एनर्जी चाहिए, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी इंजाइम उसको देता है तो उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट में आ जाता है, यानी इसके फ़ौरन बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इसको एक ग्राफ की मदद से समझें कि इंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं। अब देखें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट पड़ा हुआ है। इंजाइम की गैर मौजूदगी में जब रिएक्शन होगा तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर रिएक्टेंट को यहाँ पे लाना पड़ेगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, या उसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो इंजाइम के बगैर देखें जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट इंजाइम कितनी चाहिए? ये बहुत ज़्यादा है। और अगर रिएक्शन इंजाइम की मौजूदगी में होगा तो उस रिएक्टेंट को यहाँ से सिर्फ यहाँ तक लाना पड़ेगा, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जो ज़रूरत है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो इंजाइम क्या करता है, ये यहाँ पे देखें, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद इंजाइम, इंजाइम की मौजूदगी में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इतनी चाहिए, जबकि इंजाइम के बगैर इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए। तो यहाँ से आगे रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये चेंज इन एनर्जी, चेंज इन द फ्री एनर्जी, क्योंकि ये कोई आप कह लें एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, कैटाबॉलिक रिएक्शन था, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी में कमी आई है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे थी और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में ये एनर्जी का फ़र्क है। अब आगे हम देखते हैं, वो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिनोटेड बाय ई ए से मुराद है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब देखते हैं जी, मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिएक्ट विद वन अनदर अनलेस दे आर एक्टिवेटेड इन सम वे। वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, कब तक? अनलेस, जब तक दे आर एक्टिवेटेड इन सम वे, जब तक आप उनको एक्टिवेट नहीं करते। जिस तरह अभी मैंने मिसाल दी कि चूल्हे में आग नहीं जलेगी जब तक आप उसको जलाएंगे नहीं, एक्टिवेट नहीं करेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि इन नॉन लिविंग सिस्टम, गैर जानदार सिस्टम में, वो यूज़ हीट एज ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आप हीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन लिविंग सिस्टम में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लिविंग सिस्टम में आप हीट को यूज़ नहीं कर सकते। वाई? क्यों? क्योंकि लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्योंकि नॉन लिविंग सेल में तो आप हीट देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लिविंग सेल जो से हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। अगर आप हीट देंगे तो वो प्रोटीन डी नेचर हो जाएगी, यानी काम करना छोड़ देगी। अब वो कह रहा है कि अबाउट 1000 केमिकल रिएक्शंस आर बीइंग कैरिड आउट इन ए सेल एट एनी टाइम। किसी भी वक्त किसी भी सेल में 1000 तकरीबन केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड फॉर सच ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में उस एनर्जी को आप प्रोवाइड नहीं कर सकते
द लिविंग सिस्टम वर्क इन आइसोथर्मल कंडीशन, यानी लिविंग सिस्टम दरअसल आइसोथर्मल कहते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें टेम्परेचर तकरीबन स्टेबल रहता है। जैसा कि जो मैमल्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है। अब एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की जो एक्साइटेड स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट है, इज अचीव्ड, उसको हासिल किया जाता है बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए, यानी इंजाइम की मदद के ज़रिए। अब यहाँ पे आप एक मिसाल देखें, फ़र्ज़ करें ए और बी ये दो रिएक्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो बी है इसको रिएक्शन करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब इंजाइम क्या करता है, इंजाइम पहले इंजाइम ए के साथ रिएक्शन करता है, यानी इंजाइम ई से मुराद इंजाइम और ए से मुराद रिएक्टेंट, और ये ए ई कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये दरअसल ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स है, ये अनस्टेबल है। अब इस ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एनर्जी इस बी के बराबर, यानी जितनी बी को रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी पे इंजाइम उस ए को ले आता है, और फिर ये कम्प्लेक्स उस बी के साथ मिलता है। जब कम्प्लेक्स बी के साथ मिलता है तो इंजाइम वो रिएक्टेंट ए को बी के साथ मिला देता है और ख़ुद एज सच सेपरेट हो जाता है, यानी उनका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इंजाइम डज डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय चेंजिंग, यानी इंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर सकता है। कैसे? एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस टू एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस, यानी इंजाइम एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस को एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस में तब्दील कर देता है। यानी आप कह सकते हैं कि पहले ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन को शुरू करने के लिए, अब वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो गया है, उसको कम एनर्जी चाहिए। दस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अब डेफिनेशन क्या हुई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स एंड बिगन्स द रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए और रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। एंड इंजाइम ग्रेटली रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, और इंजाइम उस एनर्जी को कम करते हैं। अब एक मिसाल देखें, एक रिएक्शन है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़कर पानी और ऑक्सीजन को अलहदा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो है 86 किलोजोल पर मोल विद नो कैटालिस्ट, यानी बगैर किसी इंजाइम के बगैर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो है 86 किलोजोल पर मोल। लेकिन वो अगर एक इंजाइम है कैटालिस, इंजाइम की मौजूदगी में वो जो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए? 1 किलोजोल पर मोल। देखें कहाँ 86 और कहाँ पे 1, इंजाइम इतना कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।